है एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। तो डिस्कशन की शुरुआत हम इस बात से कर रहे हैं, आर यू स्मार्ट। यहाँ पर गड़बड़ है सेंटेंस फॉर्मेशन में। सिंपली ये होना चाहिए, आर यू स्मार्ट। अगर हैं तो कैसे। कहने का ये मतलब है कि हम सब, वी ऑल आर स्मार्ट इन डिफरेंट वेज। हम सभी स्मार्ट हैं, लेकिन हमारा स्मार्टनेस अलग अलग तरीके का हो सकता है। माई मदर इज स्मार्ट इन कुकिंग। वो जानती हैं कि किस सब्जी को कैसे बनाना है या किस डिश को किस तरीके से बनाना है, और उसकी बारीकियां भी समझती हैं। My brother is from banking sector, so he is very good in communication. He is dealing with his customers. As a teacher, I am also have to be very communicative, and I have to deal with all variety of students as well as parents. So I need to be very communicative, and I need to be very smart in communication. So we all हैव डिफरेंट स्मार्टनेस। मतलब हम सब में इंटेलिजेंस तो है, लेकिन इंटेलिजेंस का जो वैरायटी है या जो टाइप है वो अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं होती जिसे हम आईक्यू के रूप में समझते हैं। तो सिर्फ आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन को ही हम कंसीडर करें तो वो गलत होगा। लोगों में, व्यक्तियों में, स्टूडेंट्स में तमाम तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है। और इसी अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस को डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में डिफाइन करने की कोशिश की। गार्डनर साहब का ये कहना था कि जो हम एक ट्रेडिशनल वे में आईक्यू को कंसीडर करते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, वो बहुत लिमिटेड है। हम सभी में आईक्यू के अलावा भी और वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंस हो सकते हैं। To broaden this notion of intelligence, Gardner introduced 8 different types of intelligence consisting of। गार्डनर ने इस नोशन को, इंटेलिजेंस के नोशन को और ब्रॉड करने के लिए 8 अलग अलग वैरायटी के इंटेलिजेंस के विषय में बात की। और वो है लॉजिकल या मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, स्पेशियल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे कि जो पायलट है उसके पास कौन सी स्किल्स हैं या कौन सा इंटेलिजेंस है, तो वो 4 ऑप्शंस में से हमें चूज करना पड़ेगा। एक एथलीट है तो उसके पास कौन सा स्किल होगा। एक टीचर है जो बोर्ड पर बहुत अच्छे डायग्राम बना लेती हैं, तो उनके पास कौन सा इंटेलिजेंस है। एक बच्चा है जो आसानी से किसी भी विषय पर पोयम लिख सकता है, तो उसके पास कौन सा इंटेलिजेंस है। तो सीटेट में क्वेश्चन इसी तरह से आता है, जिसमें हमें एग्जाम्पल दे रखे होते हैं ज़्यादातर, और हमें जज करना होता है कि ये किस टाइप का इंटेलिजेंस है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। तो गार्डनर साहब के अनुसार ही डिफाइंड इट इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब अगर हम में यह योग्यता है, काबिलियत है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इंटेलिजेंट हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि वो सभी फैशन प्रोडक्ट्स, या हम कहें वो तमाम तरह के प्रोडक्ट्स जिनका कोई ना कोई वैल्यू है, जो किसी न किसी तरीके से काम आते हैं किसी भी कल्चरल सेटिंग में, तो उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने वाले, उन प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने वाले लोग जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो इंटेलिजेंट कौन हुए? जो प्रॉब्लम को सॉल्व करें और ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करें। या हम बोलें कि प्रोडक्ट्स भी क्या करते हैं, प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं। हमें कहीं से कहीं जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन या गाड़ियों का इजाद करना या गाड़ियों को इन्वेंट करना, ये एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ और प्रोडक्ट भी हुआ। वैसे तमाम प्रोडक्ट्स जो हमारे दैनिक जीवन को और आसान बनाते हैं, उनको बनाने वाले, उनको क्रिएट करने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तो सिंपली अगर एक स्टेटमेंट में कहें, द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द इंटेलिजेंस। अब प्रॉब्लम किसी तरह का भी हो सकता है और उसका सॉल्यूशन टेंजिबल, इंटेंजिबल दोनों ही तरीके का हो सकता है।
each person may have different or multiple intelligence. Even everyone can possess more than one of it, as Gardner divided the multiple intelligence into 8 kinds. तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग इंटेलिजेंस हो सकता है। इवन एक ही व्यक्ति के पास एक से ज्यादा तरीके का, एक से ज्यादा प्रकार का इंटेलिजेंस हो सकता है। वो कौन से? उन 8 में से, आउट ऑफ दोज 8 वन कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अभी जो 8 इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हार्वर्ड गार्डनर साहब द्वारा दिया गया है, ये 8 का एक व्यू यहाँ पर दे रखा है। अब इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो हम सब ऐसे लोगों को जानते ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए, लेट मी पिक एनी ऑफ द राइटर, लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर जी, लाइक अमिताभ बच्चन साहब, या ऐसे तमाम राइटर्स, या ऐसे अच्छे स्पीकर्स जो वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिनमें है, जिनकी बात, जब ऐसे लोग जब बात करते हैं तो हमें उनकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, या उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। वी फील गुड लिसनिंग them और रीडिंग द कंटेंट prepared by them और wrote by them। तो एबिलिटी टू यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, ये काबिलियत है किस तरह से भाषीय, या उसको हम बोल सकते हैं भाषीय काबिलियत बोल सकते हैं, या भाषा को, शब्दों को बेहतर से बेहतर तरीके से उपयोग करने की काबिलियत जिनमें होती है, उन्हें हम वर्बल इंटेलिजेंट या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट कह सकते हैं। दीज लर्नर्स हैव हाईली डेवलप्ड। लर्नर्स की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका एस्पेक्ट स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हैं। तो these learners have highly developed auditory skills and are generally elegant speakers। तो ये लोग, इनकी ऑडिटरी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत अच्छे एलिगेंट स्पीकर्स होते हैं। तो नेता लोग इसमें आ सकते हैं, कवि लोग इसमें आ सकते हैं, टीचर्स इसमें आ सकते हैं, जिनके पास सामान्यतः ये स्किल या ये इंटेलिजेंस होता है। दे थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स। इनकी थिंकिंग स्किल्स वर्ड्स में ज़्यादा होती है, पिक्चर्स में कम। मतलब व्हेन दे इमेजिन इन वर्ड्स। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यू माइट लर्न बेटर बाय। जिनके पास लिंग्विस्टिक स्किल्स अच्छी है, जो, या हम ऐसा कहें जो लिंग्विस्टिक स्मार्ट है, लिंग्विस्टिक वर्बल स्मार्ट है, या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट जो है, वो रीडिंग या मेमोराइजिंग, प्लेइंग वर्ड गेम्स, ये सारे वर्ड गेम्स हैं, स्क्रैबल है, एनाग्राम्स हैं, पासवर्ड है, इन सभी गेम्स की मदद से, मेमोराइजिंग की मदद से, रीडिंग की मदद से, इंटरनेट को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये रीडिंग में अच्छे होते हैं, लिसनिंग में अच्छे होते हैं। तो इस तरह के जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, जहाँ रीडिंग हो, मेमोराइजिंग का पार्ट हो, या प्लेइंग वर्ड गेम्स हो, ऐसे तरीकों से ये बच्चे या ऐसे लोग जल्दी या बेहतर सीख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस किया, दैट इज वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फिर आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो वर्ड से ही या इसके नाम से ही समझ में आता है कि वे सभी लोग जो लॉजिकली स्मार्ट होते हैं। हम देखते हैं कि हम क्लास में कोई मैथ्स का कोई सम हमने करवाया, तो बाकी सभी बच्चों को उसको समझने में और उसको खुद से करने में समय लगता है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर के समझाते साथ ही वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, और अगले क्वेश्चन का को सही अगले सम को सही रूप में सही तरीके से सॉल्व करके उसका आंसर भी अचीव कर लेते हैं। तो ऐसे सभी बच्चे या ऐसे तमाम लोग जिनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती है, मैथ्स में कमांड रखते हैं, या लॉजिकली स्मार्ट होते हैं, उनके पास होता है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू यूज रीजन, रीजन मतलब रीजनिंग अच्छी रहती है इन लोगों की। लॉजिक एंड नंबर, दे कैन use the logic as well as numbers to create things or to solve problems. These learners think conceptually in logical and numerical patterns, making connections between pieces of information। तो ये लॉजिकली सोच पाते हैं और इंफॉर्मेशन के पीसेस को जोड़कर एक कंप्लीट कंक्लूजन तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, these learners these learner ask lots of questions and like to do experiments। इस तरह के लर्नर्स क्या करते हैं?
बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। हम देखते हैं हमारे मैथ्स की क्लास में ऐसे बच्चे जो जल्दी से मैथ्स के सम सॉल्व करना चाहते हैं, वो अपने डाउट्स को हमेशा अपडेटेड कर लेते हैं, डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। If you have a strong logical mathematical intelligence, you might learn better by। तो जिनके पास लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति इन तरीकों से बेहतर सीख सकते हैं। रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली, प्लेइंग स्ट्रेटेजी गेम्स लाइक सुडोको हो सकता है, चेकर्स हो सकता है, चेस हो सकता है, एनालाइजिंग। तो हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं जिसमें, या हम बोले जैसे सुडोकू हम खेलते हैं वैसे ही लेटर्स हम डालते हैं और उसमें उनको सही आंसर को अरेंज करना होता है। यस। तो इस तरह के गेम्स जो हैं जहाँ पर लॉजिकली काम करना होता है, इस तरह के गेम्स में ये बच्चे या ऐसे लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा रहेंगे और इन तरीकों से ये बेहतर सीखेंगे भी। एनालाइजिंग डेटा, डेटा दे दिया गया और उसमें से काट छाट करके उसको एनालाइज करके कंक्लूजन निकालना हो, इसमें ये बच्चे अच्छे होंगे, आसानी से सीखेंगे। आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस, तो अगर हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में भी लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस काम आएगा। फिर यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ करके भी ये बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। अब बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में हम समझ रहे हैं कि जिनके पास बॉडी को प्रॉपर्ली कमांड में रखना, हम एथलीट को देखते हैं, कोई योगा टीचर है, हम देखते हैं कितनी आसानी से वो अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं अलग अलग पोस्चर में, इसका मतलब बॉडी के ऊपर इनका कंट्रोल है। या ऐसी तमाम चीज़ें, एरोबिक्स हो, डांस हो, ऐसी तमाम चीज़ें जहाँ बॉडी और ब्रेन का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, या बॉडी मसल्स का और बॉडी के दूसरे पार्ट्स का, आई मीन टू से सेंस ऑर्गन्स का एक कॉम्बिनेशन, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ऐसे लोगों में बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। यस। एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, तो ऐसे सभी लोग जो बॉडी को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, सभी तरह के एथलीट, सभी तरह के स्पोर्ट्स पर्सन में ये क्वालिटी होगी। एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, ऑब्जेक्ट्स को स्किलफुली हैंडल कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ प्रॉप्स भी यूज़ करते हैं, या कोई प्लेयर है तो वो क्रिकेट प्लेयर है तो उन्हें बैट यूज़ करना है, बॉल यूज़ करना है, कोई डांसर है तो प्रॉप यूज़ करना है, या ऐसी तमाम चीज़ें जो एक प्लेयर को या एक बॉडी से डील करने वाले, या बॉडी से किसी तरह के अभ्यास या प्रैक्टिस या फिर परफॉर्मेंस देने वाले व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को वो स्किलफुली हैंडल कर सकते हैं। These learners express themselves through movements. They have a good sense of balance and hand-eye coordination, eye-hand coordination। मतलब ऐस इन सभी लोगों में हम देखेंगे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। वही मैं कह रहा था कि बॉडी मसल्स प्लस सेंस ऑर्गन्स के बीच में एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा इनकी इनकी बॉडी में। Through interacting with the space around them, they are able to remember the process information। तो ये बॉडी मूवमेंट के साथ बेहतर लर्निंग करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें बॉडी का एस्थेटिक इंटेलिजेंस है, तो डूइंग रोल प्ले, जिसमें बॉडी को इन्वॉल्व करना है तो रोल प्ले करके, एक्सरसाइजिंग वाइल रिव्यूइंग, बॉडी से बॉडी मूवमेंट कुल मिला के इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे किसी भी एक्टिविटी से सीखना हो तो ये बेहतर सीख सकते हैं। विजिटिंग म्यूजियम्स, इंस्टीट्यूशंस, पार्क्स, आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस यूजिंग द इंटरनेट, तो ये शायद कॉमन बात हो गई। लॉजिकल क्वेश्चन और यूजिंग इंटरनेट पिछले वाली स्लाइड से ये साथ साथ चल रहा है। बेसिकली ऊपर वाली दो कंटेंट को हम ले सकते हैं, एक्सरसाइजिंग वाइल रिव्यूइंग, विजिटिंग म्यूजियम। किसी भी तरह से बॉडीली अगर ये इन्वॉल्व होंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ऐसी कोई भी एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व करेंगे तो ये बेहतर सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू परसीव द विजुअल्स। These learners tend to think in pictures and need to create vivid mental images to retain information। मतलब इनकी जो एक तो विज़न बहुत अच्छा होगा, इनकी साइट बहुत अच्छी होगी, ये इमेजिनेशन भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। पिक्चर्स या डायग्राम्स को, अभी मैंने एक बात की थी कि कोई टीचर बहुत अच्छा डायग्राम बनाता है,
बोर्ड पर, तो उनके पास कौन सा तो स्पेशल इंटेलिजेंस या विजुअल इंटेलिजेंस उनके पास होगा। दे enjoy लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज। तो इनको व्यू करने करके सीखने में, देखकर सीखने में अच्छा लगता है, या आसानी से ये देखकर सीख जाते हैं और उसे पुनः रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए पिक्चर्स, watching videos, using visual tangible aids, yes, doing matches, puzzles, making predictions, यूजिंग इंटरनेट कॉमनली देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के ये सभी एक्टिविटीज़ जिसमें कुछ व्यू करने को मिल रहा है, आँखों का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ये बच्चे या ऐसे लोग जिनके पास विजुअल इंटेलिजेंस या स्पेशल इंटेलिजेंस है, वो देख पाएँगे। दे कैन इमेजिन ऑल्सो वेरी वेल, ये भी इनके स्किल का हिस्सा है, इंटेलिजेंस का हिस्सा है। फिर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हम देखते हैं हमारे क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे जो बाकी लोगों से म्यूज़िक में, हम ग्रुप्स सिंगिंग कंपटीशन करते हैं क्लास वाइज या हाउस वाइज, तो उसमें हम देखते हैं कि अ, किस तरीके से कुछ बच्चे जो है आसानी से लय पकड़ लेते हैं, ताल को समझते हैं और ग्रुप को लीड करते हैं, अच्छे सुर में गाते हैं। और कुछ बच्चों को पहले दिन में ही ये, पहले दिन की ट्रेनिंग से या पहले दिन के प्रैक्टिस से ही वो पूरे गाने को अच्छे से गाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ बच्चों को कुछ दिनों का समय लगता है, कुछ और बच्चों को और ज़्यादा दिन चाहिए, कुछ और बच्चों को और ज़्यादा समय चाहिए, और कुछ तो पूरा आखिरी परफॉर्मेंस तक कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं कि वो प्रॉपरली इसको गा पाएंगे, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल की सेंस है म्यूज़िक की, ये इनर सेंस है, इनेट है, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये इंटेलिजेंस जो है म्यूज़िक की पहचान, ताल की पहचान, धुन की पहचान, लय की पहचान, स्केल की पहचान। दीज़ म्यूज़िकली इंक्लाइंड लर्नर्स थिंक इन साउंड्स। इनको साउंड्स में रिदम एंड पैटर्न्स, दे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक, आइदर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग। तो ऐसे लोग जैसे ही म्यूज़िक को सुनते हैं, या तो उसको तारीफ़ करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उनकी म्यूज़िक की अपनी समझ है। Many of these learners are extremely sensitive to environmental sounds like cricket bells, dripping taps। तो होता है, हम लोगों में से कुछ लोग ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, बाकी लोगों को समझ में आता है कि बाहर बारिश हो रही है। So they are very keen with their ears, they can listen very fine sounds। सो जो ऐसे लिसनिंग की जिनकी अच्छी कैपेसिटी है, अच्छी एबिलिटी है, म्यूजिकली इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, उनको अगर कोई चीज़ सिखाना है तो हम लिसनिंग पे जा सकते हैं। लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग्स, talking to yourself, making up songs, mentally repeating information, reading loud, changing tempo, ये सभी तरीके जहाँ भी साउंड से रिलेटेड कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसमें ये आसानी से इन्वॉल्व होंगे, आसानी से सीखेंगे। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये दो बात हम कर रहे हैं। एबिलिटी टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने की क्षमता, दूसरे के भाव को, इच्छा को, दूसरे के एक्सप्रेशन को समझना, है ना, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। दीज लर्नर्स, जब हम ये सभी बातें कर रहे हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी भी इसकी हेडिंग्स को लिखें और साथ में सामने ऐसे लोगों के नाम लिखें जो आपको लगता है इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस, लोगों के नाम के अलावा आप क्लास में पढ़ाते हैं, तो आपकी क्लास में कोई बच्चा हो जिसको आपको लगता है कि उसमें ये क्वालिटी है या ये वाला इंटेलिजेंस उसमें है, तो उसका नाम ज़रूर उसके आगे लिखें, ताकि रिवीजन करना आपका आसान होगा। आप इसको अपने क्लास में भी समझा कर, अपने रेगुलर क्लास में भी मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझाकर बच्चे को एक बड़ा-सा सर्कल बनाने के लिए बोलिए, और सर्कल के अंदर वो सारी इंटेलिजेंस लिखे जो बच्चे को खुद लगता है कि उसमें है, और सर्कल के बाहर उन इंटेलिजेंस को लिखने को कहिए जो बच्चे को लगता है कि ये इंटेलिजेंस वो डेवलप कर सकता है आगे। ऐसा कहना गलत होगा कि उसके पास नहीं है, ऐसा कहें कि ये इंटेलिजेंस वो इन फ्यूचर डेवलप कर सकता है, उनको सर्कल के बाहर लिखें। और जो-जो इंटेलिजेंस वो उसको लगता है कि आज की डेट में, आज के समय कि ये इंटेलिजेंस उसमें है, वो सर्कल के अंदर लिखें। एंड यू कैन कलेक्ट दोज़ पेपर्स एंड यू वुड फाइंड
that a particular student is assessing his own self properly or not. और इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि वो अपने घर पर सिंगिंग करते हो, वॉशरूम में सिंगिंग करते हो, लेकिन स्कूल में कभी उनको मौका नहीं मिला। तो वो म्यूजिकली स्मार्ट है, वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया। वो क्लास में बातें नहीं करते हैं या बातचीत नहीं करते दूसरों से, लेकिन उनके बहुत सारे दोस्त हैं। तो नो डाउट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें होगा, क्योंकि जो दूसरों की बातों को समझते हैं, सुनते हैं, उनके दोस्त या उनके दोस्तों की संख्या अच्छी खासी होती है। तो these learners try to see things from other people's point of view in order to understand how they think and feel. They often have they often have an uncanny ability to sense feelings, intentions and motivation। मतलब ये दूसरों के जो भाव है, दूसरों की जो समस्या है या दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे बहुत आसानी से समझते हैं। ये इनकी नेचुरल एबिलिटी है। यस, दे आर ग्रेट ऑर्गेनाइजर्स। Yes, generally they try to maintain peace in group settings and encourage cooperation। तो ग्रुप में ऐसे लोगों का होना फायदेमंद होता है, क्योंकि ये ग्रुप में सभी के भाव को समझते हैं और एक ब्रिज का काम करते हैं पूरे ग्रुप को पीसफुली रखने के लिए, और कॉपरेट एनकरेज करते हैं कॉपरेशन को। दे यूज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। दोनों ही तरह के लैंग्वेज को यूज करते हैं टू ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स विद अदर्स। तो ये आसानी से लोगों से कम्युनिकेट करने लगते हैं। हम देखते हैं ट्रेन में हम में से कोई सफ़र करता है तो उसको ये तक नहीं पता चलता कि उसके साथ में जो बंदा बैठा है उसका नाम क्या है, वो कहाँ से कहाँ के लिए सफ़र कर रहा है। और हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन में बैठे हुए उस पूरे उस पूरे स्पेस में बैठे हुए सबके नाम जान जाते हैं, सब क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और तमाम चीज़ें, और कुछ लोगों से वो नंबर भी शेयर कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो वो व्यक्ति जो आसानी से दूसरों से कम्युनिकेशन स्थापित कर लेता है, बातचीत चालू कर लेता है, अपने बारे में, उसके बारे में जान लेता है, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखता है। ऐसे बच्चे स्टडिंग ग्रुप बना के पढ़ने में बेहतर सीख सकते हैं। कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग और कंपेयरिंग करके बेहतर सीख सकते हैं। इंटरव्यूइंग एक्सपर्ट्स, रिलेटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डूइंग कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स या कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स के द्वारा भी ऐसे बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल मतलब एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड बी अवेयर ऑफ वंस इनर स्टेट ऑफ बीइंग। तो जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति खुद के भाव को, खुद के थॉट प्रोसेस को, खुद के व्यूज को क्लियरली रीड कर पाता है, समझता है, उसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट कह सकते हैं। These learners try to understand their inner feelings, dreams, relationship with others and strength and weaknesses। तो ऐसे बच्चे आसानी से अपनी जो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, नोइंग द सेल्फ। यस, इस वे में वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी क्या एबिलिटी है, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, ये बहुत अच्छे से वो समझते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट वाला बच्चा है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो तो बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर सकता है। एस्टेब्लिशिंग पर्सनल गोल्स, वर्किंग अलोन, रिलेटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अल्टीमेटली ऐसे बच्चे अपने खुद के गोल के लिए, अगर आप हम इन्हें मोटिवेट करें और इनको ये फील करवाएं कि आपके आपकी अचीवमेंट इस लेवल तक हो सकती है, आपकी काबिलियत इतनी ज़्यादा है, इस तरह से अगर हम उन्हें मोटिवेट करें और इस वे में उन्हें स्पेस भी दें कि वो पर्सनल लेवल पर काम कर सके, तो फिर उनकी लर्निंग बेहतर हो सकती है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अभी सुबह काफ़ी तेज धूप थी देवास में, और सुबह ऐसा लग रहा था कि शाम को बारिश नहीं होगी, या मुझे रेनकोट लेकर नहीं जाना चाहिए, या मुझे मैं दूर की बाहर के लिए निकल सकता हूँ। तो उसी समय उमस भी बहुत ज़्यादा थी। तो घर के किसी व्यक्ति ने कहा कि रेनकोट तो ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि उमस जिस तरह की है, भले ही धूप हो, शाम को बारिश हो सकती है। और शाम को बारिश हुई। तो ये जो एक नेचुरल सेंस है,
नेचर के किसी भी फ्यूचर प्रोसेस को प्रिडिक्ट करने की काबिलियत है। कोई पौधा सीड जो है उसको देखकर बताया जाए कि इस सीड का पौधा हेल्दी होगा, या कोई पौधा जो अभी जर्मिनेट ही हुआ है उसको देखकर इस चीज को तय किया जा सके कि ये पौधा अनहेल्दी है या इसे किस चीज की जरूरत है। कोई एनिमल है, पेट एनिमल है, और वो जिस तरह से बैठा हुआ है, जिस तरीके से उदास दिख रहा है, उससे ये पता लगाया जाए या प्रिडिक्ट अगर कोई कर सके कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एक्स वाई जेड उसके साथ क्या समस्या है। तो नेचुरल चीजों को देखकर उसको प्रिडिक्ट कर पाना, टू रिकग्नाइज प्लांट्स एनिमल्स, टू मेक डिस्टिंक्शन इन द नेचुरल वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड सिस्टम एंड डिफाइन कैटेगरीज। तो एनिमल्स को भी पहचानना, पेड़ पौधों को पहचानना, ऋतुओं को पहचानना, कुल मिला के नेचर से जुड़ी हुई चीजों को रिकग्नाइज कर पाना, प्रिडिक्ट कर पाना, उनके एक्सप्रेशन को, उनके बिहेवियर को समझना, इज नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। यस, अगर कोई बच्चा नेचुरली इंटेलिजेंस है तो वो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंट है, तो वो लर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लांट एंड पेट्स, तो नेचर के साथ इंटरेक्शन के साथ जो पढ़ाई की जाएगी उसमें वो बेहतर सीख सकता है। रिलेटिंग एनवायरमेंटल इश्यूज टू टॉपिक, अगर हम किसी टॉपिक को एनवायरमेंट के साथ, नेचर के साथ जोड़ सके, किसी भी तरह से लिंक कर सके, तो ये ऐसे बच्चे बेहतर सीखेंगे। स्मेलिंग, सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग, जो कि नेचुरल तरीका है किसी चीज़ को जानने का, अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमेना, किसी नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करके स्टडी किया जाए, देन दे कैन लर्न बेटर। तो इंटेलिजेंस वर्स ऑफ ट्रेडिशनल व्यू एंड एमआई, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को कंपेयर करके देखते हैं। तो इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड बाय शॉर्ट आंसर टेस्ट, ऐसा पहले माना जाता था, जबकि अब हम देखें कि शॉर्ट आंसर टेस्ट तरीका सही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमें मेजर करना चाहिए। पीपल आर बॉर्न विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसा ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर हम एमआई की तरीके से इसको समझेंगे, ह्यूमन बींग्स हैव ऑल ऑफ द इंटेलिजेंसेस, बट ईच पर्सन हैज एन यूनिक कॉम्बिनेशन और प्रोफाइल। फिर इंटेलिजेंस लेवल डज नॉट चेंज ओवर अ लाइफ टाइम, लेकिन अगर हम एमआई के हिसाब से बात करें तो इम्प्रूव हो सकता है। अभी जो हमने सर्कल की बात की थी कि बच्चा सर्कल के अंदर ऐसे इंटेलिजेंस को लिख रहा है जो उसमें ऑलरेडी है, और सर्कल के बाहर लिख रहा है जो वो डेवलप कर सकता है, तो इसका मतलब एमआई के कंसेप्ट से अगर हम समझें, मल्टीपल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट के या थ्योरी के कंसेप्ट से हम समझें, तो ये पॉसिबल है कि और तमाम तरीके के इंटेलिजेंस इन फ्यूचर डेवलप किए जा सकते हैं। इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ एबिलिटी इन लॉजिक एंड लैंग्वेज, तो ये सिर्फ दो ही तरीके ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस में कंसिडर किए जाते थे, लेकिन इसके अलावा भी तमाम तरीके हैं जिसमें कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है एज पर एमआई। इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टीचर्स टीच द सेम मटेरियल टू एवरीवन, लेकिन अगर हम एमआई की बात करेंगे उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग लर्नर्स हैं, तो उसके हिसाब से हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो वैरायटी का होना चाहिए, ताकि हम हर तरह के लर्नर को सेटिस्फाई कर सकें। टीचर्स टीच अ टॉपिक और सब्जेक्ट हेयर, ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसके हिसाब से, और टीचर्स स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटीज अराउंड एन इशू और क्वेश्चन एंड कंडक्ट सब्जेक्ट्स। कुल मिला के सिर्फ टीचर जो है टीचिंग नहीं करता, वो किसी लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रक्चरल फॉर्म देता है, और उसमें एक्टिविटीज और वो तमाम तरह की चीज़ों को ऐड करता है जो उसकी वैरायटी ऑफ लर्नर्स को सेटिस्फाई कर सके। अब हमने पहले ही बात की है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस से टीचिंग लर्निंग कैसी होनी चाहिए, किसके साथ। यस, तो लिंग्विस्टिक लर्नर जो हैं उनके लिए टीचिंग एक्टिविटीज़ दे रखी है। लेक्चर्स हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकते हैं, वर्ड गेम्स हो सकते हैं। टीचिंग मटेरियल क्या हो सकता है, बुक्स, टेप रिकॉर्डर्स, क्योंकि ये लैंग्वेज में स्मार्ट होते हैं, वर्ड्स में स्मार्ट होते हैं, तो वो तमाम तरीके जहाँ लैंग्वेज और वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, स्टोरी टेलिंग है। यस, ऐसे प्रेजेंटेशन स्किल्स टीचर में होने चाहिए इस तरह के लर्नर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लॉजिकल या मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंट वाले बच्चे हैं, उनकी टीचिंग एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, ब्रेन ट्रीजर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंस एक्सपेरिमेंट्स। और टीचिंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, कैलकुलेटर्स हो सकते हैं, साइंस इक्विपमेंट हो सकते हैं, मैथ्स गेम हो सकती है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होगी, क्वान्टिफाई इट,
थिंक क्रिटिकली, ये सभी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हो सकती है। सैंपल ऑफ टीचर प्रेजेंटेशन स्किल्स में सोक्रेटिक क्वेश्चंस, कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चन जिसमें बच्चे जो है लॉजिकली सोच सके। यस। फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस के और जो अलग इंटेलिजेंसेस हैं उसको पढ़ाने के लिए भी यहाँ दे रखा है। जैसे स्पेशल है तो क्योंकि स्पेशल या विजुअल स्मार्ट बच्चे जो हैं व्यू या विजन के साथ बेहतर होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो विजन के साथ पढ़ाई जा सकती है, विजुअल प्रेजेंटेशन हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं। और अगर हम मटेरियल की बात करें, टीचिंग एड्स की बात करें, तो ग्राफ्स हो सकते हैं, मैप्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, आर्ट मटेरियल हो सकता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी में सी इट, ड्रॉ इट, विजुलाइज इट। और टीचर में क्या स्किल होना चाहिए? ड्राइंग स्किल, माइंड मैपिंग, कंसेप्ट इजीली क्रिएट करना आना चाहिए। बॉडी काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं उनके साथ हैंड ऑन लर्निंग, हैंड ऑन एक्टिविटीज़, ड्रामा, डांस, ये सभी टीचिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या टीचिंग मटेरियल या फिर हम बोले टीचिंग एड्स, बिल्डिंग टूल्स होने चाहिए, क्ले, कुल मिला के जिसमें बॉडी हैंड आई कोऑर्डिनेशन का यूज़ हो। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, बिल्ड इट, एक्ट इट, इस तरीके से। सैम्पल टीचर प्रेजेंटेशन स्किल्स में अगर हम देखें, यूजिंग गेस्चर्स, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, आप हाथों से उन, मतलब आप एज ए टीचर भी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करें, बॉडीली चीज़ों को बना के दिखाएं या एक्सप्रेस कर सकें बॉडीली, बॉडी लैंग्वेज के साथ भी। ऐसे ही म्यूजिकल स्मार्ट के लिए रिदमिक लर्निंग, रैपिंग, यूजिंग सॉन्ग्स, हम बहुत, जैसे हम याद करते हैं पीरियोडिक टेबल को सॉन्ग के फॉर्म में, वैसे ही हम किसी तरह का सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग मटेरियल में अगर हम देखें तो टेप रिकॉर्डर हो सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में सिंग इट, रैप इट, लिसन टू इट। टीचर के पास कौन सी प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए? यूजिंग वॉइस रिदमेटिकली, मतलब रिदमिकली, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है, कभी ऊंची आवाज़ में, नीची आवाज़ में, गाते हुए, इस तरीके से। इंटरपर्सनल कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप में जैसा हमने देखा था पढ़ा सकते हैं। यस। बोर्ड गेम्स हो सकती है। और अगर हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की बात करें तो टीच इट, कोलैबोरेट ऑन इट, मतलब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं, रोल प्ले दे सकते हैं जिसमें ग्रुप का इस्तेमाल हो। फिर टीचर में क्या स्किल्स होने चाहिए? तो डायनेमिकली इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल टीचर में होना चाहिए, डायनेमिकली वो अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। अब आखिरी के दो इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल, जिसमें व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से समझता है, तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, इंडिपेंडेंट स्टडी ऑप्शंस इन कोर्स ऑफ स्टडी, सेल्फ स्कीम बिल्डिंग। टीचिंग मटेरियल में क्या आ जाएगा? सेल्फ चेकिंग मटेरियल, जैसे कि हम उनको सेल्फ असेसमेंट के लिए हम ऐसे बच्चों को आसानी से इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से उस पे सीख भी सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, कनेक्ट इट टू योर पर्सनल लाइफ, मेक चॉइसेस। सो खुद से जोड़कर जब उनको दिया जाएगा कोई चीज़ तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। और ब्रिंगिंग फीलिंग्स इनटू पर्सनल प्रेजेंटेशन, तो टीचर जो है पर्सनल फीलिंग्स को ट्रिगर कर सके, पर्सनल फीलिंग को जोड़ सकें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, ऐसी स्किल्स टीचर में होनी चाहिए। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंट के बारे में बात करें तो ऐसे बच्चों के लिए नेचर स्टडी, इकोलॉजिकल अवेयरनेस, केयर ऑफ एनिमल्स, ये सब टीचिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है। कुल मिला के टीचिंग को एनवायरनमेंट से, नेचर से जोड़ना। अगर हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात करें, टीचिंग मटेरियल की बात करें या टीचिंग एड्स की बात करें, तो प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरलिस्ट टूल्स, देन गार्डनिंग टूल्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कनेक्ट टू लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल फिनोमेना टू द स्टडी मटेरियल, स्टडी के साथ इसको जोड़ें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ नेचर को जोड़ें। फिर क्या स्किल होनी चाहिए टीचर के पास? तो वो लिंक कर सके नेचुरल ये फिनोमेना को, नेचुरल चीज़ों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्हाट आर माय लर्निंग स्ट्रेंथ्स। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस हमने पढ़ी है, और फिर इसका असेसमेंट जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, उसको आप पूरा कीजिएगा। तो हमने 8 इंटेलिजेंस पढ़ी। वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जहाँ बच्चा लैंग्वेज में, वर्ड्स में स्मार्ट होता है। फिर हमने बात की लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, जो बच्चे लॉजिकल या मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। बॉडी काइनेस्थेटिक, तो बॉडी
हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी के साथ सेंस ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। साढ़े एथलीट्स को हम इस ग्रुप में रख सकते हैं। विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ऐसे लोग विजन से बहुत अच्छे से सीखते हैं। यस, तो ऑल दी जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाते हैं, दे विल कम अंडर दिस ग्रुप। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनका म्यूजिक का सेंस बहुत अच्छा है, दे विल कम अंडर दिस ग्रुप। इंटरपर्सनल, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, दूसरी की भावनाओं को, इच्छाओं को, एक्सप्रेशन को आसानी से समझते हैं। इंट्रापर्सनल, जो सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट, और कुल मिला के जो खुद के विषय में सब कुछ जानते हैं, पॉजिटिव्स भी नेगेटिव्स भी, ऐसे लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो नेचर को, नेचुरल फिनोमेना को, नेचर से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, उनके विषय में जानते हैं, उनको आसानी से पहचान लेते हैं या उनके विषय में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो these all are the 8 intelligence called as MI or multiple intelligence given by Howard Gardner. Very important as a teacher to understand the variety of students we are dealing with, as well as CBSE emphasize very much over this concept of multiple intelligence, because it accept, or we all should accept this, that every kid has some or the other way of intelligence or skill in him or her. सो आज के लिए इतना ही। होपफुली एमआई का कंसेप्ट हम सबको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एमवी एडुनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन। मैं मिथुन विदा लेता हूँ। वंदे मातरम।